दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक नाम नहीं, एक पहचान, वो सिर्फ एक कहानी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। देश भर और दुनिया में धूमधाम से किया गया नए साल का स्वागत। दिल्ली से कोलकाता, धर्मशाला से बेंगलुरु तक आतिशबाजी, लाइटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से नए साल का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने सड़कों, पार्क, होटल और रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर एक दूसरे को नए साल की दी शुभकामनाएं। मुंबई में मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास खास रौनक देखने को मिली, जबकि दिल्ली में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। नववर्ष के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। कई शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में उमड़े। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए गुरुद्वारे में रोशनी, प्रसाद और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को नए साल की दी शुभकामनाएं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इस नववर्ष हम देश के विकास, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी नए साल की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आशा है कि आने वाला वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत एवं विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को और बल दे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नववर्ष के उपलक्ष्य में एक्स पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए, आपके प्रयासों में सफलता और आपके सभी कार्यों में पूर्णता प्रदान करें। नए साल की शुरुआत में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं कटरा में माता वैष्णो के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। साथ ही उज्जैन के महाकाल में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके अलावा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और दिल्ली के साईं बाबा मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल सौर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में एआई फॉर बिगनर्स का एक खास सेशन भी आयोजित होगा। इस इंटरेक्टिव लर्निंग मॉड्यूल का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञ करेंगे, जिसमें गूगल के सहयोग से एआई स्किलिंग पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसे केंद्र राज्य समन्वय और तकनीक आधारित सुशासन की दशक लंबी यात्रा का अहम पड़ाव माना जा रहा है। बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन, कोयला क्षेत्र की 5 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। पीएम श्री योजना पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे भविष्य के अनुरूप समग्र स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बनाने का जोर दिया और परिणाम आधारित दृष्टिकोण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रगति शासन संस्कृति में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। साल 2025 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इन दोनों प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। साथ ही इससे क्षेत्रीय विकास की जो रफ्तार है वो भी तेज होगी। ये प्रोजेक्ट नासिक से सोलापुर और कोरापुट से मोहना के बीच है। इन परियोजनाओं से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिससे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सब कोंडिया की टीम की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें नए साल 2026 के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि गहरे समुद्र में मौजूद आइंसवी कोंडिया टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उनकी बाकी यात्रा भी खुशी और सफलता से भरी हो।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने ओबीसी प्रमाण पत्रों पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूह के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण पाया था। आयोग ने कहा कि फिलहाल केवल 2010 से पहले ही 64 और हाल में जोड़ी गई 76 नई जातियां सहित कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य माने जाएंगे। वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। नए साल का आगाज होते ही मौसम के तेवर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 3 जनवरी तक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव रहने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी से मौसम गहरा सकता है। इसका सीधा असर उत्तर भारतीय राज्यों पर भी पड़ेगा। अगले 2 दिन तक उत्तर भारत के 3 से 4 राज्यों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी से सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। साथ ही घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी प्रभावित होगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय रहने से अगले 3 दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह, जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे दिन भी बेहद सर्द होगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत करीब 17 जिलों में बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान है। बारिश के कारण 2 दिन तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन मौसम साफ होते ही न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है। बिहार में नए साल की शुरुआत से ही शीतलहर कोहरे से बुरी तरह जनजीवन को प्रभावित करेगा। आईएमडी का मानना है कि अगले 2 से 3 दिन तक 25 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक शीतलहर चलने के कारण न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने से सर्दी का ग्राफ ऊंचाइयां छू सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर के बीच बादल छाए हुए हैं। आईएमडी ने दोनों ही राज्यों में 2 जनवरी तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साल के पहले दिन मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मुंबई के वाल्केश्वर और लोअर परेल में बारिश हुई। इस बारिश के बाद मुंबई में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के टोंक जिले में डीएसपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बूंदी से एक गाड़ी विस्फोटक लेकर आ रही है। बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका गया, जिसमें यूरिया के कट्टों में छुपाया गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेटोनेटर और 1100 मीटर फ्यूज वायर मिला। पुलिस ने बूंदी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब तक जांच की जा रही है कि विस्फोटक कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस अवैध गतिविधि के लिए होना था। राजस्थान के टोंक के डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि मामले में हर पहलू पर आगे की जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। अजय सिंघल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुंबई के वादी खंदर इलाके में स्थित एक कपास के गोदाम में आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी सचिन तालेकर ने बताया कि आग पर चारों ओर से काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि देश भर में चुनावी हार का सामना करने के बावजूद कांग्रेस अभी झूठी अफवाहें और दुष्प्रचार की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक से शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में हुई। दिल्ली में बढ़ते कोहरे के बीच भी भारतीय सेना का दमखम कम होता नहीं दिखाई दे रहा। आज सुबह सुबह आर्मी के बैंड और जवानों ने कदम ताल में ठंड को मात देते हुए गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया। ओडिशा तट से दूर यह परीक्षण यूजर ट्रायल का हिस्सा है। दोनों मिसाइलें तय ट्रेजेक्ट्री पर उड़ी और सभी लक्ष्यों को पूरा किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, डीपीएसयू और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने मिसाइल की विश्वसनीयता को स्थापित किया है। आज डीआरडीओ दिवस है। इसे हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों का विकास करके डीआरडीओ को हमारी रणनीतिक सुरक्षता और सशस्त्र बलों के विश्वास को मजबूत करना है, ऐसा कहा। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस बार की थीम भारत एक्ट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि रखा गया है। इस बार की मुख्य थीम भारत एक्ट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि है। ये थीम एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है जो अपने आत्मविश्वास में अडिग है, अपनी पहचान को लेकर गौरवान्वित है और कैलेंडर के 12 पन्ने भारत की विकास यात्रा को दर्शाते हैं। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि कैलेंडर का डिजाइन सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है और सरकार के संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। तमिलनाडु में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने डीएमके सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तमिलनाडु में बढ़ते मादक पदार्थों की खरीद को रोकने में पूरी तरह फेल हुई है। कर्नाटक के कोगिलू में राज्य सरकार ने ध्वस्तीकरण अभियान बंद कर दिया है, लेकिन मामले में राजनीति जारी है। भाजपा सरकार के यूटर्न पर सवाल उठा रही है। भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वोट बैंक के हिसाब से फैसले ले रही है। भारतीय सेना का साहस और शौर्य का प्रदर्शन। भारी बर्फबारी के बीच रोमियो फोर्स के जवानों ने पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। देश की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर IGL ने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। कंपनी ने दिल्ली और NCR के घरों में सप्लाई होने वाली पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमत घटा दी है। IGL की पाइप वाली कुकिंग गैस की नई कीमत दिल्ली NCR में आज से लागू हो रही है। इसके अनुसार अब ये गैस 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सस्ती हो। कटौती के बाद अब दिल्ली में कुकिंग गैस 47.89 रुपये प्रति SCM, गुरुग्राम में 46.70 रुपये प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 47.76 रुपये प्रति SCM होगी। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के CEO पद से हुए रिटायर। बफे ने अपनी कुशलता से $19 के शेयर वाली कंपनी को $7.5 लाख तक पहुंचाया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए 3 नए क्षेत्रीय निदेशालय शुरू करेगा। 6 नए रजिस्टर ऑफ कंपनीज भी खुलेंगे। व्यापार को प्रोत्साहन और नियमन के लिए चंडीगढ़, नवी मुंबई, बेंगलुरु में नए क्षेत्रीय निदेशालय खुलेंगे। इनकी शुरुआत 16 फरवरी से होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिल्ली, कोलकाता में एक और ROC के साथ चंडीगढ़, नवी मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु में भी ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालय खुलेंगे। केंद्र सरकार की MSME योजनाओं की हिमाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सराहना की। चैंबर के अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि इसने छोटे व्यापारियों के लिए लोन तक पहुंच आसान की है।
तेलंगाना को वर्ष 2025 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 22,324 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। पर्यटन विभाग ने समीक्षा रिपोर्ट में जानकारी दी। भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर अवधि में बढ़कर 9.77 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने पिछले 4 वर्षों में भारत के ई-कॉमर्स को बदल दिया है। इससे अधिक व्यापारियों को पहुंच मिली है। पीयूष गोयल ने कहा कि ओएनडीसी विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म या मुश्किल नियमों और शर्तों से बंधे बिना कई बार ऐप्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने की सुविधा देता है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर के 630 से ज्यादा शहरों और कस्बों से 1.16 लाख से अधिक रिटेलर सेलर अभी ओएनडीसी पर लाइव हैं। केंद्र सरकार ने इस अवधि में राज्य सरकारों को कर के हिस्से के रूप में 9.36 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 1.24 लाख करोड़ रुपए अधिक है। नए साल पर क्रेडिट स्कोर नियम में हुआ बदलाव। अब 1 महीने की जगह प्रत्येक 7 दिन में होगा अपडेट। भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाने के लिए सरकार ने शुरू की मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना। नवंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी मंजूरी। मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम से कई गतिविधियों के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता दी जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, निर्यात बाजारों में व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजना शामिल है। एलन मस्क की कंपनी XAI ने अमेरिका में अपनी मेम्फिस साइट्स के पास तीसरी बिल्डिंग खरीदी है। इसकी AI कंप्यूटिंग क्षमता लगभग 2 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। सरकारी कंपनियों से वार्षिक डिविडेंड बीते 5 वर्षों में 86.2% बढ़ा। वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 74,017 करोड़ रुपए हुआ। गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच स्विगी ने डिलीवरी इंसेंटिव बढ़ाया है। 1 जनवरी तक 10,000 रुपए तक की कमाई का दिया प्रस्ताव। सरकार ने 1 जनवरी से कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्र डाक सेवाओं में बदलाव कर दिया है। इसी के तहत 1 जनवरी से रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट सेवा बंद कर दी गई है। भारत को वैश्विक रचनात्मक केंद्र बनाने की दिशा में वेव्स 2025 साबित हुआ एक बड़ा कदम। 90 से ज्यादा देशों ने लिया हिस्सा। अगस्त से नवंबर 2025 के बीच वेव्स बाजार के जरिए लगभग 4,334 करोड़ रुपए के व्यापार निवेश की संभावना बनी। सरकार ने निमोसलाइड 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली दर्द और बुखार की ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाई रोक। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल के आगमन पर भव्य आतिशबाजी, लोग जमकर थिरके और एक दूसरे को नए साल की दी शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी नए साल पर अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में नए साल के जश्न से पहले ठीक रात 11 बजे बॉनी बीच आतंकी हमले की पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 दिसंबर को यहूदी समुदाय पर हुए हमले ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। ताइवान में नए साल के स्वागत पर हजारों लोग ताइपे 101 टावर के सामने जमा हुए और नए साल का जश्न मनाया। ब्रिटेन में बलूच संगठनों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, जबरन गुमशुदगी का मुद्दा उठाया। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर में यह विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के राजदूत ने कहा है कि भारत बांग्लादेश नया अध्याय लिखने को उत्सुक हैं। ये प्रतिक्रिया विदेश मंत्री के बांग्लादेश यात्रा के बाद आई है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य सलाहकार यूनेस्को के विशेष सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैयद रहमान ने इस्तीफा दे दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भारत से संबंधों पर एक वीडियो साझा किया है। 59 सेकंड के इस वीडियो में भारत और अमेरिका के बीच हुई गतिविधियों पर रोशनी डाली गई है। चीनी विदेश मंत्री ने इस साल भारत के साथ संबंधों में तनाव कम होने की सराहना की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमेशा रहने वाली शांति बनाने के लिए हमने एक सही और निष्पक्ष रवैया अपनाया है और लक्षणों और असली वजह दोनों को सुलझाने पर ध्यान दिया है।
नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम से लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचाट बनाने का रास्ता साफ होगा। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित है। इनमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना और केंद्र सरकार के नियम निर्माण शक्तियों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु स्थित नेताजी सुभाष दर्शन केंद्र को नया अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस केंद्र मिलने जा रहा है। इस हाई परफॉर्मेंस केंद्र के शिलान्यास समारोह का खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को वर्चुअल उद्घाटन किया। अगले 12 महीने में हाई परफॉर्मेंस केंद्र के तैयार होने की उम्मीद है। इससे भारत के एलीट खिलाड़ियों की तैयारियों को इकोसिस्टम मजबूत होगा और उन्हें एक छत के नीचे विश्व स्तरीय खेल विज्ञान और सहायक सुविधाएं मिल सकेंगी। सरफराज खान की 157 की विस्फोटक पारी की मदद से मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा। ग्रुप सी के मुकाबले में मुंबई ने गोवा को 87 रन से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ मुंबई नॉकआउट चरण के करीब पहुंच गई है। सरफराज ने 56 गेंद में शतक पूरा किया, जो उनका लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक था। गत चैंपियन कर्नाटक ने पुडुचेरी को 67 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी में अपना विजयी अभियान जारी रखा। कर्नाटक के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने शतकीय पारी खेली। झारखंड ने तमिलनाडु को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई। झारखंड की जीत में शुभम कुमार सिंह और उत्कर्ष सिंह ने अहम भूमिका निभाई। अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाज नवीन उल हक और ऑलराउंडर कुलदीप नायब को शामिल किया है। स्टार स्पिनर राशिद खान टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि इब्राहिम जदरान को उप कप्तान बनाया गया है। अनुभवी ऑलराउंडर भरजाने कॉफ और उनके हम वतन लिजेल ली आगामी महिला प्रीमियर लीग से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेनिंग सत्र में शामिल होंगी। दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी। महिला हॉकी इंडिया लीग के रोमांचक मुकाबले में एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा क्लब को 1-0 से हराने में सफलता पाई। मैच का एकमात्र गोल पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने चौथे मिनट में किया। एक महिला सहित 3 भारतीय रेफरी को फीफा की 2026 अंतर्राष्ट्रीय मैच के अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस बात की पुष्टि की है। गुजरात की रचना कमानी को महिला रेफरी की फीफा सूची में शामिल किया गया है। वहीं पुडुचेरी के अश्विन कुमार और दिल्ली के आदित्य पुरकायस्थ को पुरुष रेफरी के रूप में जगह मिली है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में गत विजेता आइवरी कोस्ट ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए गवान को 3-2 से हरा दिया। आइवरी कोस्ट की तरफ से अतिरिक्त समय में विजयी गोल हुआ। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।